एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट की लगातार सीरीज हम चला रहे हैं, उसका जो सेट नंबर आपका 19 है, उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कल हमने 50 प्रश्नों को कवर किया था जो आपके सामान्य हिंदी के इंपॉर्टेंट हो सकते थे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, तथा आज हम 19वें प्रैक्टिस सेट में 50 जो आपके सामान्य हिंदी के बेहतरीन प्रश्न बन सकते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, यथाशक्ति में कौन सा आपका समास है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो यथाशक्ति है इसमें कौन सा समास है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यथाशक्ति में आपका समास कौन सा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यथाशक्ति में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में क्या हो जाएगा आपका? तो अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति का मतलब होता है क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। तो यह आपका हो जाता है अव्ययी भाव समास। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। तो इसमें जो आपका रेखांकित शब्द है इसमें क्या समास होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो आजीवन यानी कि जीवन भर, तो यह कौन सा समास हो जाएगा आपका? तो यह भी आपका अव्ययी भाव समास का ही एग्जाम्पल है। जो आजीवन है यह भी आपका अव्ययी भाव समास का ही एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। कुछ अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आजीवन यानी कि जीवन भर। आजीवन का मतलब होता है जीवन भर, यह अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। इसके बाद आपका हो जाएगा यथा सामर्थ्य। यथा सामर्थ्य, तो यथा सामर्थ्य यानी कि सामर्थ्य के अनुसार, यह भी आपका अव्ययी भाव समास है। इसके बाद यथाशक्ति, मैंने आपको बताया यथाशक्ति के अनुसार। इसके बाद यथा स्थान। यथा स्थान भी आपका अव्ययी भाव समास का ही एग्जाम्पल, यानी कि जो स्थान निर्धारित है उसको हम बोलते हैं यथा स्थान, और यह आपका अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। इसके अलावा यथार्थ। यथार्थ भी आपका अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। यथार्थ का मतलब होता है जैसा वास्तव में अर्थ है। इसके अलावा यथाशक्ति, इसके बाद यथा योग्य, अकारण, आमरण, अनुसार, ये सभी आपके अव्ययी भाव समास के ही एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल कम से कम आप याद रखिएगा अव्ययी भाव समास के जो मैंने आपको बताए हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यथासंभव में कौन सा समास है? तो मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया है, यथासंभव के बारे में। तो यथासंभव आपका क्या हो जाएगा? यथासंभव आपका अव्ययी भाव समास का ही एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यथासंभव जो है आपका अव्ययी भाव समास का ही एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसका जो पूर्व पद होता है, जो इसका पहला पद होता है, वह प्रधान होता है। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि अनेक का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? इसका जवाब आपको देना है। तो इसमें से अनेक का पर्यायवाची कौन सा है? तो अनेक का पर्यायवाची आपका हो जाएगा सेना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो बिल्कुल सही हो जाएगा। सेना जो है यह अनेक का पर्यायवाची है। अश्व का यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है अश्व का इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आइए देख लेते हैं अश्व का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा अश्व का पर्यायवाची है, घोटक है, ये तीनों जो हैं आपके अश्व के पर्यायवाची हैं। लेकिन इसमें से आपका जो तरंग है यह अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो तरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसमें से और अश्व का क्या पर्यायवाची होता है? घोड़ा हो गया, घोटक हो गया, है हो गया, और इसके बाद आपका बाजी हो जाएगा, इसके बाद तुरंग हो जाएगा, इसके बाद आपका रवि सूत हो जाएगा। ये सभी आपके अश्व के ही पर्यायवाची। लेकिन इसमें से जो तरंग है यह अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तरंग की जगह आपका तुरंग होता तो यह आपका अश्व का पर्यायवाची हो गया होता, क्योंकि तुरंग जो है आपका अश्व का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से असुर का पर्यायवाची पूछा जा रहा है कि असुर का पर्यायवाची क्या होता है।
तो इसमें से ऑप्शन ए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन ए जो है आपका दिया गया है, जो यातुधान वाला, यह आपका असुर का पर्यायवाची है। इसके अलावा असुर के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो आपका दनुज हो गया, दनुज आपका असुर का पर्यायवाची है। इसके बाद दानव हो गया, इसके बाद दैत्य हो गया, दैत्य भी आपका असुर का पर्यायवाची है। इसके बाद राक्षस हो गया, राक्षस भी आपका दैत्य का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा आपका निशिचर हो जाएगा, निशिचर भी आपका दैत्य का पर्यायवाची है। इसके अलावा निशाचर हो जाएगा आपका दैत्य का पर्यायवाची। इसके अलावा रजनीचर, ये सभी आपके दैत्य के पर्यायवाची हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। सॉरी, असुर का ना, हाँ, तो असुर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, असुर या दैत्य जो भी कह लीजिए, ये सभी आपके पर्यायवाची हैं। तो इसमें से ऑप्शन में से यातुधान आपका पर्यायवाची हो गया असुर का। इसके अलावा दनुज हो गया, दानव हो गया, दैत्य हो गया, राक्षस हो गया, निशिचर हो गया, इसके अलावा निशाचर हो गया और रजनीचर हो गया, ऐसे भी आपके असुर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। दिए गए ऑप्शन में से आपका अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको बताना है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो इसमें से अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो बेसहारा आपका अनाथ का पर्यायवाची है, यतीम आपका अनाथ का पर्यायवाची है, निराश्रित आपका अनाथ का पर्यायवाची, लेकिन आपका जो अनाड़ी है यह अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो अनाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनाड़ी जो है यह अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, अनाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से आपको बताना है कि जो क्रिस है, क्रिस का क्या हो जाएगा विलोम शब्द। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए कि जो क्रिस शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह पूछा गया है। तो क्रिस का आपका क्या हो जाएगा विलोम शब्द भैया, तो क्रिस का आपका होने वाला है यहाँ पे हष्ट पुष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हष्ट पुष्ट जो है आपका क्रिस का विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही है। एकल का यहाँ पे विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, क्या होगा। तो एकल का विलोम शब्द आपका क्या होने वाला है, एकल का विलोम शब्द आपका हो जाएगा बहुल। क्या हो जाएगा, बहुल जो है आपका एकल का विलोम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, आपसे पूछा जाए तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा। तो तीक्ष्ण का विलोम आपका हो जाता है कुंठित। क्या होता है, कुंठित। आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम आपका क्या हो जाएगा, तो कुंठित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और निषिद्ध का विलोम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा निषिद्ध का। तो निषिद्ध का विलोम आपका होता है विहित। क्या होता है, निषिद्ध का विहित होता है विलोम। तो इसके बारे में आपको याद रखना, विहित आपका राइट आंसर हो जाएगा। निषिद्ध का विलोम आपका हो जाएगा विहित। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तो इसमें से कौन सा भेद गलत है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद नहीं है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। एक होता है आपका तत्सम होता है, एक होता है आपका तद्भव होता है, एक आपका देशज होता है, एक आपका देशज हो जाएगा, और एक आपका विदेशी होता है। यानी कि यौगिक जो है आपका शब्दों का मतलब जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, उसमें से यौगिक आपका नहीं होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ये 4 भेद कौन कौन से होते हैं, तो तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया और विदेशी हो गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि अहेर का तत्सम रूप क्या है। अहेर का तत्सम रूप आपसे पूछा जा रहा है। तो अहेर का तत्सम रूप आपका हो जाएगा आखेट। क्या हो जाएगा, आखेट जो होगा यह अहेर का तत्सम रूप है, यानी कि ऑप्शन आपका जो अहेर का तत्सम रूप है, तो आखेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आखेट आपका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, चूरन जो है यह किस प्रकार का शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो चूरन जो है किस प्रकार का शब्द है, तो चूरन आपका अर्ध तत्सम शब्द है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चूरन आपका अर्ध तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है।
अमी का तत्सम रूप आपको बताना है, क्या होगा अमी का तत्सम रूप। तो अमी का तत्सम रूप आपका हो जाएगा अमृत। क्या हो जाएगा अमृत, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अमी का तत्सम रूप आपका हो जाएगा अमृत। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अमृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यथोचित का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि यथोचित का सही एकदम सटीक संधि विच्छेद क्या होगा, इसका आपको जवाब देना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपका जो यथोचित है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, जवाब देने की कोशिश कीजिए आप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यथा धन उचित। यथा धन उचित किसमें है, तो ऑप्शन आपका सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यथा धन उचित जो है एकदम सटीक संधि विच्छेद होगा यथोचित का। तथा यह किस संधि का एग्जाम्पल है, तो यथोचित जो है यह आपका गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। महर्षि का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महाधन ऋषि। क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि जो है यह महर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, महाधन ऋषि। तथा जो महर्षि आपका है यह किस संधि का एग्जाम्पल है, तो महर्षि आपका गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है आपका महर्षि, तथा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ऋषि। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नरेश का सही संधि विच्छेद आपको पहचानना है कि इसमें से नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नर धन ईस। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नर धन ईस, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आपका नरेश का एकदम सटीक एकदम सही संधि विच्छेद है, तथा नरेश जो है आपका यह गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तथैव का संधि विच्छेद आपको करना है कि तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तथा धन एव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए वाला ही आपका सही हो जाएगा, तथा धन एव, यह आपका तथैव का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा तथैव किस संधि का एग्जाम्पल है, तो तथैव आपका वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो वृद्धि स्वर संधि आपका हो जाएगा तथैव, ऑप्शन ए आपका इसका जो संधि विच्छेद किया गया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो खाने योग्य ना हो इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल क्या किया जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि जो खाने योग्य नहीं होगा उसके लिए एक शब्द का आपको इस्तेमाल करना है, क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो जो खाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द आपका प्रयोग में लाया जाता है अखाद्य। क्या, तो अखाद्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, अखाद्य। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग किया जाता है। तो जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अनिकेत। तो ये सभी जो प्रश्न आपके हैं दोनों प्रश्न ये आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द के प्रश्न है। तो जिसके पास घर नहीं है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है अनिकेत, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिकेत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहा जाता है। यह भी आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द का ही प्रश्न है। तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को हम क्या कहते हैं, तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहा जाता है अवसरवादी। क्या हो जाएगा, अवसरवादी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अवसरवादी। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अच्युत, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अच्युत। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंधेर नगरी का मीनिंग आपको बताना है, अर्थ बताना है आपको क्या होगा। अब यहाँ से 4 प्रश्न आपको मिलेंगे, किसके, तो अब 4 प्रश्न आपको मिलेंगे लोकोक्तियों और मुहावरे के।
तो सभी टॉपिक्स को मैंने छूने की कोशिश की है इन 50 प्रश्नों के माध्यम से, यानी कि मेरा सिंपल सा उद्देश्य है 50 प्रश्नों को करवाने का कि जितने भी आपके टॉपिक हैं प्रत्येक टॉपिक से कुछ न कुछ प्रश्न मैं आप तक पहुंचाऊं। मेरी कोशिश है कि इस टॉपिक में लगभग 4 प्रत्येक टॉपिक से जो मतलब इस वीडियो में और प्रत्येक टॉपिक जो आपके हिंदी के दिए गए हैं, इन प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक 4 प्रश्न, यानी कि प्रत्येक टॉपिक से 4 प्रश्न मैंने इसमें सम्मिलित किया हुआ है। तो इसी कारण से यह जो वीडियो है मैंने 50 प्रश्नों का कर दिया है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका हर टॉपिक कवर होना चाहिए। तो इसका अर्थ आप बताइए, अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? तो अंधेर नगरी का अर्थ हो जाएगा अन्याय की जगह। क्या हो जाएगा? अंधेर नगरी का आपका अर्थ क्या होता है? अन्याय की जगह, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्याय की जगह। इसके बारे में आपको याद रखना है। अंधे को दीपक दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। तो अंधे को दीपक दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ना समझ को उपदेश देना। क्या हो जाएगा? ना समझ को उपदेश देना। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है ना समझ को उपदेश देना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंडे का शहजादा, इसका अर्थ आपको बताना है क्या होगा। तो अंडे का शहजादा, इसका अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। क्या हो जाएगा? अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति। और अंडे का शहजादा का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत आनंदित होना, बहुत खुश होना, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत आनंदित होना इसका सही अर्थ हो जाएगा। यह जो आपका मुहावरा सामने दिया गया है, अंग अंग फूले न समाना, इसका सही अर्थ होता है बहुत आनंदित होना, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इसमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि इसमें से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य को पहचानने के भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है, आइए देख लेते हैं। तो इसमें से आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। तो ऑप्शन जो आपका डी वाला है, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, यह आपका शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में आपको याद रखना है और इन ऑप्शंस को आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ राइट आंसर आपको बताते चल रहा हूँ। तो अगर आपको इन ऑप्शंस को पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। शुद्ध वाक्य का यहाँ पे आपको चयन करना है कि इसमें से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है। चलिए फटाक से इन चारों ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए आप। तो आई होप सभी ने पढ़ लिया होगा ऑप्शंस को। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से शुद्ध वाक्य आपका क्या हो जाएगा, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, यह आपका शुद्ध वाक्य, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है। आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। फटाक से इसमें से पुल्लिंग की पहचान कीजिए और उसका जवाब आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसमें से आपका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, तो इसमें से आपका जो न्याय है यह पुल्लिंग शब्द है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो न्याय है यह आपका पुल्लिंग शब्द है और बाकी के मंत्रणा हो गया, सभा हो गया, मंडली हो गया, ऐसे भी आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन इसमें से जो न्याय है यह आपका पुल्लिंग शब्द है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, न्याय पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी के जो तीनों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मंत्रणा का, सभा का, मंडली का, ये सभी आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द की आपको पहचान करनी है कि कौन सा पुल्लिंग है। तो अगेन दिए गए ऑप्शंस में से आपका जो अंधेर है, ऑप्शन ए वाला, इस प्रकार से अंधेर होगा आपका, सही लिखाता है अनधेर।
तो यह जो अंधेर है आपका पुल्लिंग हो जाएगा। और बाकी के आपके जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, नकेल हो गया, मुंडेर हो गया, बटेर हो गया, ऐसे भी आपके ये तीनों आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन आपका जो अंधेर है यह पुल्लिंग शब्द है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यह टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, इसी कारण से इस क्वेश्चन को वीडियो में आपके सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग की अगेन आपको पहचान करने की, पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से आपका जो आभार है, यानी कि ऑप्शन आपका डी है, यह आपका पुल्लिंग हो जाएगा। और बाकी आपके जो तीनों हैं, दया हो गया, माया हो गया और भाषा हो गया, ये तीनों आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन आपका जो आभार है, ऑप्शन डी वाला आभार, आपका हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। तन शब्द का लिंग निर्धारित करना है कि तन पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो तन में कौन सा लिंग है? तो तन आपका पुल्लिंग शब्द है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो तन है यह पुल्लिंग है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन ए आपका 100% सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से आपको एक वचन की पहचान करनी है कि इसमें से एक वचन कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक वचन को पहचानने की आप कोशिश कीजिए। तो इसमें से आपका एक वचन क्या हो जाएगा? तो नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नदी है आपका एक वचन का एग्जाम्पल है, क्योंकि नदी का जो प्रयोग है और यह इसमें से आपका नदी जो है एक वचन का एग्जाम्पल है। बाकी आपके क्या हो जाएगा? बाकी आपका हो जाएगा, बाकी आपके क्या है? बहुवचन है। लेकिन आपका जो नदी है आपका यह एक वचन का एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? आपको बताना है। तो उर्दू शब्द आपका जो सौदा होता है उसका बहुवचन में क्या रूप हो जाएगा? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सौदा में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका रूप परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं करण कारक, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसको हम बोलते हैं करण कारक, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपको उस कारक की पहचान करनी है जो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे वाक्य में है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है संप्रदान कारक, इसमें हो जाएगा। क्योंकि संप्रदान कारक में कौन सा चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है? के लिए, को, के वास्ते, के हेतु, ये सभी जो चिन्ह आपके हैं ये संप्रदान कारक में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं के लिए का प्रयोग किया गया है, तो संप्रदान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, संप्रदान यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, उससे अच्छा तो आप हैं। आपसे पूछा जा रहा है उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें आपका कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें आपका कारक हो जाएगा अपादान कारक, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अपादान कारक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सीताराम से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो सीताराम से सुंदर है, इस वाक्य में आपका क्या हो जाएगा? तो आपका अपादान कारक हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, सीताराम से आपका सुंदर है, इसमें जो है आपका हो जाएगा अपादान कारक, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे
बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, अपादान कारक इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है, खा रहा था में कौन सा काल है आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो खा रहा था यह कौन सा काल है, तो खा रहा था आपका हो जाएगा अपूर्ण भूत, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अपूर्ण भूत इसमें हो जाएगा काल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, इसमें कौन सा काल है आपसे पूछा जा रहा है। तो दीपा पौधों को पानी दे रही थी, इसमें आपका कौन सा काल हो जाएगा, तो यह भी आपका अपूर्ण भूतकाल ही है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल है। तो इसमें से पूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा, एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपका वे आए थे, वे आए थे, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, वे आए थे, यह पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वे आए थे। राम ने खाना खाया होगा, इसमें जो खाना मतलब खाया होगा इसमें कौन सा काल है आपको बताना, खाया होगा में कौन सा काल है। तो खाया होगा इसमें जो है आपका संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, संदिग्ध भूत, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अशुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो इसमें से ऑप्शन आपका जो डी वाला है यह अशुद्ध है। यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है, इस प्रकार से आपका यह शुद्ध लिखाता है, हस्तक्षेप होता है ना कि हस्ताक्षेप होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी था यह वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध दिया गया था। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द की आपको पहचान करने की अशुद्ध इसमें से कौन सा, 46वें प्रश्न की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें आपका अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। तो इसमें से अशुद्ध आपका शब्द कौन सा है, तो इसमें से आपका जो प्रमाणिक वाला है यह आपका अशुद्ध है। तो इसका आप शुद्ध रूप बताइए कि प्रमाणिक जो है शुद्ध रूप से किस प्रकार लिखा जाता है, इसका आपको शुद्ध वर्तनी बताना है कि इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और इसमें सारंग का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है कि सारंग का अर्थ कौन सा नहीं है, ये अनेकार्थी शब्द का प्रश्न है। तो सारंग का इसमें से मीनिंग कौन सा नहीं आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें से पपीहा आपका सारंग का मीनिंग है, इसके बाद कामदेव आपका सारंग का मीनिंग है, इसके बाद राजहंस आपका सारंग का मीनिंग है, लेकिन शहद जो है आपका सारंग का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सारंग का अर्थ क्या क्या होता है, पपीहा होता है, कामदेव होता है, राजहंस होता है, लेकिन शहद जो है आपका यह अर्थ नहीं होता है सारंग का। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला एक शब्द क्या हो जाएगा, तो हरि, हरि के ये सभी अर्थ होते हैं, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी ये सभी अर्थ होते हैं हरि के, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हरि। अगला प्रश्न आपके सामने है, नग का अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो पर्वत आपका नग का हो जाएगा अनेकार्थी शब्द, सूर्य हो जाएगा नग का अनेकार्थी शब्द, सर्प हो जाएगा नग का अनेकार्थी शब्द, लेकिन जो हाथी है यह नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, हाथी आपका नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं आपको बताना है। तो जल, प्राण, पुत्र ये किसके अनेकार्थी हैं, तो ये अनेकार्थी शब्द हैं आपके जीवन के। जीवन के अनेकार्थी मतलब जीवन के अनेकार्थी क्या होते हैं, तो जीवन का अनेकार्थी हो जाएगा जल हो जाएगा, प्राण हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवन। तो दोस्तों इस प्रकार से दोबारा से हमने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है सामान्य हिंदी के। आई होप यह सेट आपको पसंद आ रहा होगा। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।